नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। और बड़ी बहस के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। कृषि कानून के खिलाफ धरने पर बैठे किसानों को 1 महीना बीत गया है, लेकिन गतिरोध अभी भी बरकरार है। किसान संगठन ने सरकार के बातचीत के न्योते को ठुकराया तो सरकार की ओर से फिर से किसानों को एक चिट्ठी लिख दी गई है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चिट्ठी में किसानों को यह भरोसा दिलाया गया है कि सरकार उनकी हर मांग पर चर्चा के लिए तैयार है और इसलिए किसान संगठन वार्ता के लिए तारीख और समय को तय कर दें। किसान संगठन सरकार के दूसरे न्योते को स्वीकार करेंगे या नहीं, ये बात आगे बढ़ेगी या फिर नहीं, ये देखने वाली बात है। लेकिन कृषि कानून के खिलाफ जारी किसान आंदोलन को लेकर सियासी पारा खूब गर्म है। विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी कोशिश में लगा है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की है और केंद्रीय कृषि कानून को वापस लेने की मांग की है। कांग्रेस के इस मार्ग पर बीजेपी नेताओं ने सवाल उठाए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि कांग्रेस का चरित्र हमेशा किसान विरोधी रहा है। अब किसान आंदोलन को लेकर के दिन भर क्या हलचल रही है, एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं और उसके बाद आज की बड़ी बहस में खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। कृषि कानून के मसले पर किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच भारत सरकार ने एक बार फिर किसानों को चिट्ठी लिखकर बातचीत का रास्ता खुला रहने का संकेत दिया है। किसानों के आंदोलन के बीच सरकार की ओर से किसानों को एक और चिट्ठी लिखी गई है। कृषि मंत्रालय द्वारा लिखी गई चिट्ठी में कहा गया है कि सरकार किसानों की हर मांग पर चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि अभी भी बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं। आंदोलन को लेकर गुरुवार को किसान संगठनों ने डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों ने कहा कि मोदी सरकार ने सभी सरकारी संपत्ति को प्राइवेट हाथों में दे दिया है। कृषि के साथ भी यही किया जा रहा है। किसानों ने कहा कि वो संशोधन नहीं बल्कि कानून वापसी की मांग कर रहे हैं। वहीं किसान संगठन भी कृषि बिल के समर्थन में लगातार कृषि मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। किसानों से बातचीत के बाद कृषि मंत्री ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल की बात को तो कांग्रेस भी गंभीरता से नहीं लेती और कांग्रेस की प्रवृत्ति हमेशा से किसान विरोधी रही है। आज किसान मजदूर संघ बागपत क्षेत्र के किसान कृषि मंत्रालय में आए, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और हम सब जानते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बागपत जिला ये किसानी के मामले में पूरे देश में मशहूर है और सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि इस देश के बड़े किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी भी इसी क्षेत्र से रहे और आज ये सारे किसान यहाँ सिर्फ इसलिए चलकर आए हैं क्योंकि ये कृषि सुधार बिलों का समर्थन करना चाहते हैं। इन्होंने सबने मिलकर मुझे समर्थन पत्र भी दिया है और इन्होंने यह भी कहा है कि कृषि सुधार बिल में संशोधन के मामले में सरकार को किसी दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल वर्षों बाद संसद ने पारित किए और इससे किसान के जीवन में खुशहाली आएगी। राहुल गांधी जो कुछ बोलते हैं उसको कांग्रेस भी गंभीरता से नहीं लेती। देश का तो सवाल ही नहीं उठता है। और आज वो जब राष्ट्रपति महोदय के पास विरोध व्यक्त करने के लिए गए तो मुझे ये सब किसान खड़े हुए हैं। मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने कहा कोई दस्तखत कराने नहीं आया कांग्रेस का आदमी और किसी किसान ने दस्तखत नहीं किए। दूसरा, अगर राहुल गांधी को इतनी किसानों की चिंता थी तो जब उनकी सरकार थी तो सरकार के माध्यम से कुछ न कुछ किसानों के लिए कर सकते थे। कांग्रेस का हमेशा से चरित्र किसान विरोधी रहा है। दूसरा, ये तीनों बिल के बारे में 2019 के घोषणा पत्र में राहुल गांधी ने कहा था कि हम सरकार में आएंगे
तो एपीएमसी को ख़त्म करेंगे, बिना टैक्स के किसान की फसल की खरीद फरोख्त हो ये सुनिश्चित करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को समाप्त करके उसको नया बनाया जाएगा। अब मैं राहुल गांधी जी को कहना चाहता हूं कि 2019 में आपने जब अपना घोषणा पत्र जारी किया उस समय आप झूठ बोल रहे थे या आप आज झूठ बोल रहे हो, ये कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए। इस बीच कांग्रेस ने सरकार को किसान मुद्दे पर घेरने की योजना बनाई। इसके लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल के साथ विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालने के लिए पहुंचे, लेकिन कांग्रेस के इस मार्च को दिल्ली पुलिस ने अनुमति नहीं दी। दिल्ली पुलिस ने राजपथ समेत कांग्रेस दफ्तर के आसपास धारा 144 लगा दी। ऐसे में अब राहुल गांधी कृषि कानूनों के विरोध में राष्ट्रपति से मुलाकात करने पहुंचे। वहीं कांग्रेस ने कृषि कानूनों के विरोध में मार्च निकालना चाहा, तो दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को हिरासत में ले लिया। दिल्ली पुलिस ने मार्च में शामिल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को भी हिरासत में लिया। हालांकि थोड़ी देर बाद दोनों को छोड़ दिया गया। प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये किसान हटेगा नहीं। प्रधानमंत्री को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान और मजदूर घर चले जाएंगे, नहीं जाएंगे जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा। जॉइंट सेशन कीजिए और कानून को एकदम वापस लीजिए, क्योंकि किसान वापस नहीं जाने वाला है। और हम सब विपक्ष की सब पार्टियां किसानों के साथ, मजदूरों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जिस प्रकार से ये कानून पास किया गया वो भी बिल्कुल गलत था। बिना डिबेट किए, बिना किसानों से चर्चा किए, बिना मजदूरों से पूछे ये कानून ऊपर से थोप दिए गए हैं और इन कानूनों को हटाना ही पड़ेगा, विद्रॉ करना ही पड़ेगा। हम एक तरफ राहुल राष्ट्रपति से मुलाकात करने पहुंचे, तो वहीं प्रियंका गांधी समेत कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने मार्च निकालना चाहा, तो दिल्ली पुलिस ने प्रियंका गांधी और दीपेंद्र हुड्डा समेत कई कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया। इस दौरान प्रियंका ने केंद्र सरकार पर किसानों की आवाज दबाने का आरोप लगाया। किसान का बेटा होता है, आप सब जानते हैं, किसान का बेटा होता है। तो किसानों की जो आवाज ठुकरा रहा है, जो नहीं सुन रहा है, जो अपनी जिद पे अड़ा हुआ है, जबकि देश का अन्नदाता बाहर बैठा हुआ है ठंड में, महीनों से बैठा, 1 महीने से बैठा है, तो आप बताइए, लेकिन प्रियंका तो आप बताइए उस सरकार के दिल में क्या जवान के लिए, क्या किसान के लिए कोई आदर है कि सिर्फ अपनी राजनीति का आदर है, अपने जो पूंजीपति मित्रों हैं उनका आदर है। दीपेंद्र हुड्डा ने भी सरकार पर हठधर्मिता का आरोप लगाया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार हठधर्मिता छोड़कर किसानों की मांगे माने, जिससे किसानों का आंदोलन खत्म हो सके। किसान आंदोलन अपनी जगह चल ही रहा है और दुर्भाग्य है कि सरकार इतना जिद दिखा रही है, इतना राजहट दिखा रही है। सरकार को तुरंत विनम्रता दिखाते हुए किसानों की मांग मान के बिल वापस लेने चाहिए, ये आग्रह करते हैं हम सरकार से। देखिए, किसान के साथ हम कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं और लड़ाई लड़ेंगे किसान की। वहीं सरकार की तरफ से भी लगातार किसानों को समझाने की कोशिश की जा रही है। सरकार के नुमाइंदों का साफ कहना है कि आंदोलन का हल सिर्फ बातचीत से ही निकलेगा और सरकार की तरफ से विपक्ष पर किसानों को भड़काने का आरोप भी लगाया जा रहा है। सरकार ने एक बार फिर किसानों को बातचीत का प्रस्ताव भेजा है। अब किसानों का बातचीत को लेकर क्या रुख रहता है और किसान आंदोलन आगे क्या मोड़ लेता है, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। वहीं किसान आंदोलन को लेकर के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, आइए आपको सुनवाते हैं। अगर कोई कमी रहती है तो जनता उसमें सुझाव देती है। पार्टियों को कमी लगती है तो पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से सदन में, मीडिया में या लोगों के बीच में जाकर के इसका विरोध कर सकते हैं, लेकिन दबाव डाल करके और धींगामस्ती से हम सरकार से चीजें मनवाएंगे, ये दृश्य हम देख रहे हैं आजकल सड़कों पर, जैसे जगह जगह धरने दे करके लोग कर रहे हैं या मानो एक चुने हुए प्रतिनिधियों का विरोध करते हैं। ये जनता को इसके लिए जागरूक रहना चाहिए। जनता उसको, अगर कोई कमी रहती है तो जनता उसमें सुझाव देती है।
पार्टियों को कमी लगती है तो पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से सदन में, मीडिया में या लोगों के बीच में जाकर के इसका विरोध कर सकते हैं, लेकिन दबाव डाल करके और धींगामस्ती से हम सरकार से चीजें मनवाएंगे, ये दृश्य हम देख रहे हैं आजकल सड़कों पर, जैसे जगह जगह धरने दे करके लोग कर रहे हैं या मानो एक चुने हुए प्रतिनिधियों का विरोध करते हैं, ये जनता को इसके लिए जागरूक। तो चलिए, सभी की बातों को आपने सुन लिया, मुख्यमंत्री की भी बात तो आप सुन रहे थे। सीधे तौर पर सवाल यह है कि आखिर किसान आंदोलन का जो रास्ता है वो निकलेगा कैसे, क्योंकि किसान अपनी बात पर अभी भी अडिग है। हालांकि ये बात अलग है कि कल किसानों की तरफ से जो बात कही गई, जो कृषि मंत्री ने चिट्ठी लिखी उसके बाद कि कानूनों को वापस लें, उसके बाद एक और चिट्ठी अब किसान संगठन को भेजी गई है कृषि मंत्री की ही तरफ से, और देखना यह है कि इस पर अब किसान आगे क्या फैसला लेते हैं। क्योंकि कल दो टूक किसानों ने इस बात को कहा था कि जब तक कानून वापस नहीं होंगे तब तक कोई बातचीत नहीं होगी और ना ही इसका कोई समाधान निकलना है। और इन सब के बीच में आप देख रहे हैं कि लगातार जो विरोध प्रदर्शन है वो उग्र होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब किसान भूख हड़ताल भी कर रहे हैं, अनशन पर भी बैठ रहे हैं, और साथ ही साथ अब इसमें कांग्रेस पार्टी की भी तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से राष्ट्रपति के साथ एक मुलाकात की गई है, जिसमें उनको किसानों के द्वारा हस्ताक्षर की गई हैं, कुछ चिट्ठियां सौंपी गई हैं, जिसमें यह मांग की गई है कि इन कानूनों को वापस लिया जाए। तो एक तरफ किसान संगठन, किसान अपनी मांग को लेकर के पिछले एक महीने से आप देखिए लगातार विरोध कर रहे हैं। सरकार बार बार इस बात को कह रही है कि ये किसानों के हित में है, और अब संशोधन को लेकर के भी किसान मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि किसान कल भी इस बात को दो टूक कह चुके हैं कि जब तक कानून वापस नहीं होते हैं तब तक इसका कोई समाधान नहीं होगा। और सरकार संशोधन की बात को कह रही है, लेकिन कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, ये एक तरीके से आप मान के चलिए स्पष्ट हो चुका है। तो अब सवाल यह है कि आखिर इसका हल निकलेगा कैसे, और जो राजनीतिक पार्टियां जिस तरीके से अब और मुखर होकर के किसानों को अपना साथ देती हुई नजर आ रही हैं, उससे इस किसान आंदोलन पर इसका क्या असर पड़ेगा, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो क्या कानून रद्द करने के अलावा कोई विकल्प होगा, ये एक बड़ा सवाल है। और कांग्रेस जो प्रदर्शन कर रही है, आखिर इसके क्या मायने हैं, और इस प्रदर्शन से किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, ये भी अपने आप में एक सवाल है। और कांग्रेस के प्रदर्शन से क्या किसानों को फायदा होगा या नुकसान, ये भी अपने आप में एक सवाल है। तो आज की बड़ी बहस की शुरुआत से पहले आज के अहम सवाल, उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। आज का पहला सवाल यह है बड़ी बहस का कि प्रदर्शन से कांग्रेस को आखिर कितना राजनीतिक फायदा होगा। दूसरा सवाल यह है कि कांग्रेस के प्रदर्शन से क्या किसानों को फायदा होगा या किसानों को नुकसान होगा, क्योंकि किसान इस बात को बार बार कह रहा है कि ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है। और तीसरा सवाल यह है कि क्या कानून रद्द करने के अलावा भी कोई और विकल्प है। और ये तीनों ही सवाल अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, और देखना यह है कि क्या इससे कोई समाधान या कोई रास्ता निकलता है या फिर नहीं। और आज चर्चा की शुरुआत करते हैं। फिलहाल हमारे साथ एक मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। बालमुकुंद शर्मा जी हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, फिलहाल जुड़ चुके हैं। इसके अलावा कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे, उनके पास भी मैं जाऊंगा। बालमुकुंद जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। बालमुकुंद जी, आज आपकी तरफ से, और खासतौर से मैं अगर ये कहूं सीधे तौर पर कि राहुल गांधी ने जो मुलाकात की राष्ट्रपति के साथ, जिसमें 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर वाला एक पत्र सौंपा गया, उसको लेकर के कृषि मंत्री की तरफ से कहा गया कि आप लोग जबरदस्त राजनीति कर रहे हैं, इस किसान आंदोलन के बहाने आप लोग कभी किसान हितैषी नहीं रहे। ये गंभीर आरोप आज कृषि मंत्री की तरफ से आप लोगों के ऊपर लगाया गया। मैं चाहूंगा इसका जवाब दें। देखिए, एक तो कांग्रेस एक विचारधारा, एक सोच है। कांग्रेस का अपनी विचारधारा, जो हम किसान के साथ, गरीब के साथ, दलित के साथ, शोषित के साथ, वंचित के साथ खड़े रहना, ये हमारा धर्म है। और ये आज से नहीं है, आजादी से पहले हम लोग अन्याय के खिलाफ तब लड़ते रहे, आज भी लड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज प्रजातंत्र जिस रूप में मजबूत हुआ है मेरे देश में, उसमें कांग्रेस का अहम योगदान है। आज जिस तरीके से किसान, आज ये यात्रा बड़ी लंबी है, जिस तरीके से आजादी के बाद जब हमें महसूस हुआ, एक ऐसा भी समय था कि हमारे पास से खाने के लिए भी पूरा अनाज उत्पादन नहीं होता था। देश के प्रधानमंत्री ने निवेदन किया था देश की जनता से कि सप्ताह में 1 दिन आप व्रत रखिए, यानी कि महीने में 4 दिन हमें व्रत रखने के लिए प्रेरित किया था माननीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, वो समय था। उसके बाद हम हरित क्रांति लेके आए। इस तरीके आज उत्पादन इतना बम्पर उत्पादन इस देश में, बड़ी खुशी होती है आपको बताते हुए, हमें पूरा प्रदेश हमें देख रहा है कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दुनिया के बहुत से देशों में हम अनाज का उत्पादन जो रहा है उसका हम निर्यात कर रहे हैं। तो ये कोई रातों रात नहीं हुआ,
ये हमारे कठिन परिश्रम और मेहनत की वजह से हुआ है। हम कांग्रेस से राजनीति करें, कांग्रेस गुना घटा की राजनीति नहीं की, कांग्रेस केवल जमा की, आगे बढ़ने की, प्लस की राजनीति हम करते रहे। कांग्रेस ने तो हमने तो अपने खून से सींचा है इस देश को। और आज किसानों की जो स्थिति है, जितने अच्छे सदर पे किसान है, कमियां रही हैं और खामियां या काम करते वक्त भविष्य में अच्छी संभावनाओं के लिए समय रहता है और आगे बेहतर करने की उम्मीद रहती है, लेकिन जितना हमने किया है। ठीक है, लेकिन बाल मुकुंद जी, एक आरोप जो बार बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप लोगों के ऊपर लगाया जाता है और आज भी ये बात कृषि मंत्री की तरफ से कही गई कि आप लोगों ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर खुद यही कहा था कि आप लोग इन कृषि सुधार को करने वाले हैं। आज वही काम बीजेपी कर रही है, तो आप लोग अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, चूंकि कोई मुद्दा आप लोगों के पास है नहीं, इसलिए लग रहा है बेहतर अवसर है, इसलिए आप लोग ऐसा करते हुए नजर आ रहे हैं। इसका क्या जवाब है? देखिए, आप हिंदुस्तान सतर पर नहीं, पूरे विश्व के सतर पर सोचिए, जो इस तरह के शासक हुए हैं, जिन्होंने धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर, उत्तर में, पूर्व के, पश्चिम के नाम पर इस तरीके की राजनीति का, जब भगवान राम पे का नाम लेकर के जो व्यक्ति 2 सीटों से और आज सत्ता में है केवल भगवान राम का नाम लेकर के, तो धार्मिक भावनाएं भड़काने के विशेषज्ञ हैं ये लोग। और हम लोग ये हैं कि हमने आज तक जितना काम किया इस देश में, हमें अपना कराया काम भी नहीं गिना सके। आप ये बताइए, आजादी के आंदोलन के बाद जब पहली सुबह निकली थी, देश आजाद हुआ, अगर उस समय हम मंदिर मस्जिदों में बढ़ जाते तो आज क्या देश का ये हाल होता? आज देश में इतने एम्स खड़े हैं, इतने बांध बने हुए हैं, कृषि के इतने बड़े साधन हैं, देश इतना उन्नत किस्म का, हमने परमाणु बम बना लिया है, हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, हमने इस देश के किसान को खुशहाल करने के लिए जितना हमसे बन पड़ा वो हमने किया है। ये तो केवल पिछले 6 साल से सत्ता में है या कभी गठबंधनों में रहे होंगे। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके समय को भी ले लीजिए, कोई भी एक परियोजना बता दीजिए इन्होंने नाम दिया, इन्होंने कहा कि हम नदियों को जोड़ेंगे, कहाँ है नदियां? इन्होंने कहा हमें 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, आप एक स्मार्ट सिटी का नाम बता दीजिए, कहाँ स्मार्ट? चलिए, कुल मिलाकर के आप ये कह रहे हैं कि आपने वो योजनाएं दी जो कि धरातल पर दिखती हैं और भारतीय जनता पार्टी जो बात कह रही है उसमें कोई तथ्य नहीं। ठीक है, चलिए मैं इसका जवाब ले लेता हूं क्योंकि अब प्रवीण अत्रे जी भी हमको ज्वाइन कर रहे हैं। प्रवीण जी, बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। मैंने आपने मुझे समय दिया, मैं बहुत मेहरबानी, आपका धन्यवाद। एक और जी बाल मुकुंद जी, जल्दी से कंप्लीट करें, मैं प्रवीण जी के पास चले जाता हूँ। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, हमें बिल्कुल नीतियां ऐसे बनती हैं जी। हमने मनरेगा हम लेके आए कि गांव किसान मजदूर सबको काम मिले, आखिरी छोर के व्यक्ति तक हमने अपना हाथ पहुंचाया कानून का, और वो भी कानून बनाकर। और फिर भी अगर किसी को कोई व्यक्ति काम करने लायक नहीं है या किसी की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है, उसको हमने खाद्य सुरक्षा बिल लेकर दिया है, हमने कानून बना दिया, आपको अधिकार है अपने भोजन लेने का कि इस तारीख को हमें खाने के सामान की सामग्री राशन की दुकान पर मिलेगी। हमने बिल्कुल आखिरी सत्र पे छोर में बैठे व्यक्ति की तरफ अपना हाथ बढ़ाया है। ठीक है, चलिए, आपने बेहतर योजनाएं दी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी किसानों को कैसे, ठीक है, मनाती है या किसानों को कैसे समझाती है, इनको देखना है। ठीक है प्रवीण जी, जवाब दीजिए। और दूसरा ये कि आज राहुल गांधी जो मुलाकात करके आए, जिसमें उन्होंने 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर पत्र को राष्ट्रपति को सौंपा है, आज कृषि मंत्री कह रहे थे कि भाई ये तो इनकी अपनी जो असली चरित्र है वो सामने आ रही है, तो हितैषी ही नहीं है। बाल मुकुंद जी कह रहे हैं कि नहीं, उन्होंने हित किया किसानों का। आयुष, जहाँ तक बाल मुकुंद जी का सवाल है, उनकी बातों का जवाब तो मैं बाद में दूंगा, पहले राहुल जी की बात करनी है। देखिए, हैरानी हो रही है, वो राजनीतिक दल आज अपने आप को किसान हितैषी साबित करने की होड़ में लगे हुए हैं, जिन्होंने जब भी सत्ता मिली, किसान ने अगर कोई मांग उठा दी तो उसको गोली मार दी। कांग्रेस ने 1988 में लोनी के ऊपर चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत आए थे प्रदर्शन करने, किसानों पे गोली चलाई। कांग्रेस ने हरियाणा में कादमा में 4 किसानों को गोली से उड़ा दिया। कांग्रेस ने लोहारू में किसानों के ऊपर गोली चलाई। ये लोग आज ढोंग कर रहे हैं कि ये किसान हितैषी है। मेरा एक सीधा सा सवाल है कि यदि कांग्रेस इतना किसान हितैषी होती, लगातार 60 साल सत्ता में रहे, जिसका बखान अभी बाल मुकुंद जी भी कर रहे थे, तो क्या वजह थी कि देश का किसान आत्महत्या करने पे मजबूर? क्या वजह थी कि किसान के ऐसे आर्थिक हालात थे कि किसान एक अच्छी जिंदगी के केवल ख्वाब ले सकता है? वजह केवल एक थी, कांग्रेस की किसान विरोधी सोच। उसके उदाहरण दूंगा। हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, किसानों की जमीन छीन के 3000 एकड़ रिलायंस कंपनी को दे दी झज्जर में। उधर मानेसर के अंदर किसानों की जमीनें छीन के बिल्डर्स को दे दी, रॉबर्ट वाड्रा साहब को दे दी। तो जो कांग्रेस किसानों के साथ ऐसा बर्ताव करती रही हो, इनसे एक सवाल पूछ लीजिए कि आप सत्ता में रहे, मुझे ये बता दीजिए कि 60 साल सत्ता में रहते हुए देश का कृषि बजट
आप 2014 तक मात्र 12,000 करोड़ रुपए क्यों था? कितना बड़ा देश है ये? क्या वजह थी आप कृषि क्षेत्र के ऊपर पैसा नहीं खर्चना चाहते थे? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने, आज कृषि बजट 1,34,000 करोड़ रुपए है। क्या वजह है इसकी? एक और सवाल इनसे पूछिएगा कि यूपीए की 10 साल की सरकार रही, एमएसपी पे जो खाद्यान्न सरकार खरीदती है, आपने कुल कितने रुपए खर्च किए एमएसपी के ऊपर? बताइए जरा इस बात को। 10 साल में आपने 10 साल में खर्च किए 3,74,000 करोड़ रुपए एमएसपी से, जो किसान की जेब में जाना। लेकिन मोदी जी सत्ता में आते हैं 2014 से 2019 तक वो खर्च करते हैं 8 लाख करोड़ रुपए, दुगने से ज्यादा, जो किसान की जेब में जाता है। आप किसान हितैषी होने का ढोंग कर रहे हैं। आप कहते हैं हमने परमाणु बम बनाया। अरे भाई, भूल गए परमाणु बम कौन सरकार थी जब परमाणु बम देश में बना? क्यों झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे? आपने केवल, और आप कहते हैं मंदिर मस्जिद। साहब, धारा 370 लगा के कश्मीर को देश से लगातार अलग करने का षड्यंत्र जो आपने किया, और जब हमने उसको हटाया आप उसके विरोध में खड़े हो गए। आज राहुल गांधी ये कह रहे थे कि देश में लोकतंत्र नहीं है। मुझे हैरानी हुई कि जिस पार्टी ने 1975 में इमरजेंसी लगा के लोकतंत्र का गला घोट दिया था, उस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि देश में लोकतंत्र नहीं है। अरे साहब, इससे बड़ा उदाहरण लोकतंत्र का क्या होगा कि जब जेएनयू के अंदर देश विरोधी नारे लगे, उनसे मिलने सबसे पहले कौन गए? राहुल गांधी जी। धारा 370 जब हटाई गई तो उसके विरोध में सबसे पहले खड़े कौन हुए? राहुल गांधी जी। सेना के ऊपर सवाल किसने सबसे पहले खड़ा किया? राहुल गांधी जी। सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर सवाल किसने खड़ा किया? राहुल गांधी जी। राम मंदिर डिले हो जाए इसके लिए कोर्ट में कौन गया? कांग्रेस। और फिर आप कहते हैं देश में लोकतंत्र नहीं है। आप जब किसान ने आपके सामने आवाज उठाई, आपने गोली मारी, और हमारे सामने जब किसान अपनी मांग लेके आया, हमने चलिए मैं इसका जवाब लेता हूं प्रवीण जी। आइए बैठ के वार्ता बाल मुकुंद जी से मैं जवाब ले लेता हूं। बाल मुकुंद जी जवाब दीजिए प्रवीण जी की बात का। हमारा केवल एक एजेंडा है, एक सोच है विकास। हमारा 10 साल हमारी सरकार रही, हमने 4 पावर प्लांट लगाए, खेतर में लगाया, खानपुर कला में लगाया, झारखंड में लगाया, यमुनानगर में लगाया। जवाब ले लीजिएगा भाई साहब का। बाद में देना जवाब, आप मेरी पूरी बात होने दीजिए। इन्होंने कहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कोट करके कि इन्होंने जमीनें अंबानी को दी। आईयूसी में ऑन रिकॉर्ड कर रहे हो, हमारे टाइम आईएमटी मानेसर बनया, आईएमटी रोहतक बनया, फूड पार्क बड़ी बनया, इंडस्ट्री एरिया राई बनया, आईईपी इंडस्ट्रियल इंपोर्ट एक्सपोर्ट हब कुंडली बनया। और आज एक भी इंडस्ट्री एरिया इन्होंने काटा हो, इन्होंने जमीन एक्वायर की हो। बीजेपी के दूसरे 6 शासनकाल में अगर 100 गज का प्लाट ये बता दें कि हमने ये जमीन एक्वायर करके ये प्लांट लगाया, तो मैं बड़ी डिबेट में माफी मांगूंगा इनसे। उसके बाद ये 19 यूनिवर्सिटियां, ये बता दे कोई इन्होंने पावर प्लांट लगाया हो? जिस तरीके से देश में विकास होना चाहिए वो विकास हमने किया है। हमने एक धारा दी है। अगर हरित क्रांति हम 1965-66 में ना लेके आते तो आज भी ये हालात होते थे। ये बात कर रहे हैं, ये हर बात में कहते नीम कोटिंग कर दिया। अरे कोई यूरिया का प्लांट लगाया आपने? यूरिया के आज कितने प्लांट लगे हैं? हमारे लगाए हैं। तेल कंपनियां 3 आयुष जवाब ले लीजिएगा इन भाई का। बिल्कुल बिल्कुल। बाल मुकुंद जी, देखिए आपकी बात का जवाब तो मैं प्रवीण जी से लूंगा, लेकिन एक सवाल और खड़ा हुआ, और ये सवाल भी उठ रहा था क्योंकि राहुल गांधी ने जो 2 करोड़ किसानों का एक पत्र जो सौंपा राष्ट्रपति को, उस पर भी सवाल है कि वो 2 करोड़ किसान, उनका कब हस्ताक्षर लिया कांग्रेस पार्टी ने, कौन किसान हैं, कहां से आए, ये सारे सवाल भी हो रहे थे। मैं चाहूंगा अगर इसका कोई जवाब आपके पास तो जरा देते चलिए। मैं जवाब दूंगा। मेरी एक अधूरी बात रह गई थी। शिक्षा के क्षेत्र में हमने 19 यूनिवर्सिटियां खोली इस 10 साल में। हमने एम्स लेके आए, हम मेडिकल कॉलेज की यूनिवर्सिटी बनाई, हमने महिला विश्वविद्यालय बनाए हमने। ठीक है बाल मुकुंद जी, देखिए इसका जवाब मैं ले लूंगा। भाई आपने जो योजनाएं परियोजनाएं दी उसके एवज में इन्होंने क्या किया, लेकिन ठीक है मुझे ये बताइए कि किसान की आज हम लोग क्योंकि चर्चा कर रहे हैं, किसान जो 2 करोड़ जिनका हस्ताक्षर अब आप लोग लेकर के गए, वो किसान कब उनका हस्ताक्षर लिया गया, कहां से वो आ गए, ये सारी चीजों को लेकर भी सवाल है। जवाब दीजिए इसका। मैं जवाब दूंगा। मेरे पूरे हिंदुस्तान भर में ये आपको नई 9 दिन पुरानी 100 दिन की कहावत सुनी होगी। हरियाणा में, हिंदुस्तान में भी हम लगातार शासन में, मैं 55 साल हमने शासन किया। 2 करोड़ नहीं, हम 10 करोड़ के हस्ताक्षर सौंप सकते हैं। और मैं आपके चैनल में ये कहता हूँ, अगर आप मांग करेंगे मैं वो 2 करोड़ की कॉपी आपको भेज के अगली बार तभी डिबेट में आऊंगा, और नहीं तो आपके चैनल पे डिबेट नहीं करूंगा। आप 2 करोड़ की बात करते हैं, हम तो 10 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर भेजते हैं। कांग्रेस ने शासन किया जनाब, कांग्रेस ने इस देश को एक व्यवस्था दी है। ठीक है, तो बाल मुकुंद जी मुझे लगता है कि अगर 10 करोड़ सौंप सकते थे तो 10 करोड़ भी सौंप देने चाहिए थे ना, थोड़ा और जो दबाव है वो बनता सरकार के ऊपर। ठीक है, अब आपने जो बात कही उसका मैं जवाब ले लूंगा प्रवीण जी से। ओंकार सिंह जी भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता इनेलो पार्टी। ओंकार जी आपका भी बहुत स्वागत है।
ओंकार जी, एक तो आज राहुल गांधी ने मुलाकात की, 2 करोड़ किसानों का हस्ताक्षर पत्र एक राष्ट्रपति को सौंपते हुए कानूनों को वापस लेने की बात की गई। और दूसरा यह है कि एक पत्र फिर से आज भेजा गया है किसान संगठनों को, जिसमें एक बार फिर से किसान संगठन से कहा गया है कि आप हमको तारीख बताएं, समय बताएं और हम वार्ता के लिए तैयार हैं। हल कैसे निकलेगा और क्या निकलता हुआ वार्ता से आपको नजर आ रहा है? ओंकार सिंह जी। आयुष जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया। मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे भाई परवीन अत्रे ने इस चर्चा का रुख ही मोड़ दिया। इन्होंने किसान आंदोलन की चर्चा करने के बजाय अपनी उपलब्धियां गिनानी शुरू कर दी। और वैसे ही मेरे कांग्रेस के भाई ने इन्होंने इस चर्चा को कांग्रेस के बिल को बहस करने के बजाय इन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनानी शुरू कर दी। और दूसरा, आपने जो तीन क्वेश्चन पुटअप किए कि क्या किसान आंदोलन से कांग्रेस को फायदा होना है, क्या कांग्रेस के आंदोलन से किसान को फायदा होना है, और बिल रद्द होने के अलावा कोई काम है या नहीं, ये 3 क्वेश्चन आपने पूछे। सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, ये आंदोलन सिर्फ किसान का आंदोलन है। किसान हर एक पार्टी में है, बीजेपी में भी है, जेजेपी में भी है, इनेलो में सब पार्टी है। आज ये आंदोलन सब पार्टियों से ऊपर उठ के एक आम आदमी का, किसान का आंदोलन है। इससे किसी को फायदा नुकसान नहीं देखना चाहिए। आज हम सबका धर्म फर्ज यही कहता है कि किसान के साथ कंधे से कंधा लगा के बात करें। और दूसरा, जो आप कह रहे हो कि रद्द करने के अलावा क्या कोई और चाह रहा है, तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि सरकार ये लव लेटर लिखना बंद करे। जैसे मोदी जी कहते थे ना पाकिस्तान के बारे में कि कांग्रेस लव लेटर लिख रही है, ये लव लेटर लिखना बंद करो। ये कानून रद्द होने हैं। और किसान इसके अलावा ना तो मानेगा, ना ही किसान का हिस्सा है। ये तीनों के तीनों बिल किसान के साथ साथ आम आदमी को भी बहुत नुकसान पहुंचाने वाले हैं। इन्होंने पता नहीं उद्योगपतियों से क्या ले लिया, क्या दलाली खा ली इन्होंने, जो इनको लालच है कि ये 3 बिल लागू ही करनी है। अभी तक देश चल रहा था। अगर आप किसान के हितैषी होने का दावा करते हो, जब भी कोई बात आती है कि बीजेपी के प्रवक्ता कांग्रेस की अपनी तुलना करने लग जाते हैं। अगर कांग्रेस अच्छी होती तो सत्ता क्यों छोड़ती? सत्ता में रहती ना कांग्रेस। अब ये अगर सत्ता में जनता के लिए आए हैं तो ये कांग्रेस से तुलना न करें, ये अपनी तुलना जनता की सेवा से करें। जनता की क्या सेवा कर सकते हैं। और जहाँ तक किसान हितैषी होने की बात है, अगर आप किसान का भला ही चाहते हो तो किसान के भला करने के हजारों तरीके हैं। उसका लोन माफ कर दीजिए, कम ब्याज पे उसको लोन दे दीजिए, बिजली का बिल आधा कर दीजिए, उसके इक्विपमेंट मशीनरी उसको सस्ती दीजिए, खाद बिल सस्ता दीजिए, उसकी उपज को अच्छे दाम पे खरीदिए, बेचिए। और सबसे बड़ी बात है, न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी बातें बीजेपी वाले कर रहे हैं। ये न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात तो करती है, लेकिन उस पर खरीदने की बात नहीं करते। और ये न्यूनतम समर्थन मूल्य देना परचेजर ने, लेना किसान ने है। इनके बीच में क्या दलाली है जो ये उसके ऊपर राजी नहीं हो रहे। इन्होंने जरूर कुछ ना कुछ घपला ऐसा किया है। गोदाम ठीक है ओंकार जी, अब आपकी बात का मैं जवाब लेना चाहूंगा। पहले बन गए। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आज इन बीजेपी वालों को SYL की याद आ गई। 6 वर्षों से सत्ता में सेंटर में, यहाँ और पंजाब में भी यही थे, तब ये क्यों नहीं याद आई? ठीक है, चलिए ठीक है। अब देखिए SYL पर जाएंगे तो मुद्दा फिर और भटकेगा। वीके कौशिक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अर्थशास्त्री हैं। वीके कौशिक जी, आपका भी इस चर्चा में स्वागत है। वीके जी, एक बहुत जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन मैं आपका भी चाहूंगा। एक तरफ तो देखिए किसान अपनी मांग को लेकर के लगातार 1 महीने से हम लोग देख रहे हैं प्रदर्शन कर रहे हैं और बार बार सरकार ये कोशिश कर रही है कि वार्ता या समाधान कोई बातचीत से निकल आए। लेकिन एक अर्थशास्त्री होने के नाते इस पूरे प्रदर्शन को और सरकार के रुख को आप कैसे देखते हैं? मैं आपका इसके ऊपर कमेंट जरूर चाहूंगा। भारत में अभी तक जितने भी कृषि सुधार हुए हैं उनमें पहले 2 ही हुए, बहुत ज्यादा हुए नहीं। या तो कर्ज माफी होती थी या MSP। MSP भी अभी होने लगी है, बहुत ज्यादा MSP का योगदान नहीं रहा। तो कर्ज माफी और MSP के अलावा कृषि क्षेत्र को और कभी कुछ दिया नहीं किसी भी सरकार ने। सभी सरकारें आई है, कांग्रेस की भी आई है, गठबंधन की भी आई है, बीजेपी की भी आई है। तो कृषि सुधार में, कृषि के क्षेत्र में सुधारों की अत्यंत आवश्यकता थी। और अब ये जब ये बिल आए हैं, अब 6 महीने हो गए इन बिलों को आए हुए, लेकिन आंदोलन अभी हुआ है किसानों का। सोचने की बात तो ये है कि अब आंदोलन करने की ऐसी क्या थी। जब बिल आए थे उस टाइम पे सारे दल बैठे हुए थे पार्लियामेंट के अंदर, विरोध कर सकते थे, लेकिन नहीं। लेकिन चुनाव अभी उन्होंने विरोध करना अब शुरू किया है। क्योंकि अभी अब विरोध करना शुरू किया, ऐसा क्या हो गया? अब 6 महीने पहले ऐसा क्या नहीं हुआ था जो अब हो गया है? MSP जारी रहेगी, सरकार ने बोल रखा है। मंडियां जारी रहेंगी। मंडियों के अंदर अभी भी मैं कह रहा हूँ इस बात का डर है आप लोगों को कि वो उद्योगपति आ जाएगा, जमीन ले लेगा, ये सारी बातें। इसमें कोई कहीं किसी कानून में
किसी प्रावधान में किसी प्रावधान में नहीं लिखा कि वो आके आपकी जमीन पे कब्जा कर लेगा। कोई प्रावधान नहीं बताते ना। किसान संगठन तो आंदोलन कर रहे हैं, उनसे मीडिया बार बार पूछ रहा है कि आप ये बताइए कि कौन से प्रावधान पे आपको ऑब्जेक्शन है, कौन से प्रावधान के ऊपर ये उद्योगपति आपकी किसानों की जमीन पे कब्जा कर लेंगे, कौन सी ऐसी चीज है जिससे आपको नुकसान हो जाएगा। वो प्रावधान बताने के लिए कोई किसान संगठन तैयार नहीं है कि भाई एक ही उन्होंने रट लगा रखी है कि भाई ये कानून वापस ले लो, कानून वापस ले लो। अरे अगर आप लोगों में इतने सारे अच्छे किसान हैं, पढ़े लिखे भी हैं, कानून की जानकारी रखने वाले हैं, आंदोलन करते आए हैं, आप कानून को बताइए ना कौन सा प्रावधान गलत है जिसकी वजह से आप लोगों को इसमें नुकसान हो सकता है। तो हमारी जीडीपी में देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का जो योगदान है वो बहुत कम है और उसको बढ़ाए बिना हमारी जीडीपी वो नहीं बढ़ सकती है, भारत में समृद्धि नहीं आ सकती। तो इसमें सरकार ने ये सोचा है कि कृषि का जो जीडीपी में योगदान है वो कम से कम डबल हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारी 70% जनता वो कृषि के ऊपर आधारित है और जो जीडीपी में उसका योगदान है वो 15% है, उससे ज्यादा नहीं है। अब बताइए 70% जनता जिस क्षेत्र पर आधारित है उसका जीडीपी में योगदान कितना है? जीडीपी में योगदान तो 15% है, 20% है, उससे ज्यादा नहीं है। तो आपको ये फॉर्मूला या तो सरकार को बताए, जनता के सामने रखे, भाई जनता के सामने आप ये रखिए कि साहब हमारे ये सुझाव है और इन सुझावों से ये बिल वापस लेने से किसान को ये फायदा हो जाएगा या जीडीपी में इतनी इसका कृषि का योगदान बढ़ जाएगा, वो कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, इतने सारे किसान। चलिए वीके जी, आपने जो बात कही है, अब देखिए विजय तालान जी चूंकि हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन के, ये सवाल मैं उनसे ही पूछ लेता हूं। विजय तालान जी, आपका इस चर्चा में बहुत स्वागत है। वीके कौशिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अर्थशास्त्री, कोई राजनीतिक मेहमान नहीं है वो, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अगर किसी चीज पर कोई आपत्ति है तो फिर ये बताइए कि उससे बेहतर क्या होगा, क्योंकि इसका भी प्लान होना चाहिए। विरोध किस बात को लेकर के है, किन बातों को लेकर के आपत्तियां हैं, ये बता नहीं पा रहे हैं और रास्ता निकलेगा कैसे अगर बातचीत नहीं होगी, ये सवाल मेरा आपसे है। विजय तालान जी, मैं चाहूंगा जवाब दीजिए। जी, 29 दिन से भारत का किसान दिल्ली के आसपास बॉर्डरों पर बैठा है और वार्ता के लिए तैयार है। वो उन्होंने किसानों ने कभी भी, हम लोगों ने कभी वार्ता के लिए मना नहीं किया है। हम तो चाहते हैं कि इस ठंड के मौसम में टेम्परेचर कहाँ पहुंच रहा है, लोग घरों में भी ठंड से ठिठुर रहे हैं, हम खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, बावजूद उसके सरकार हमारे बातों पर ध्यान नहीं दे रही है, हमें बातों के वार्ता लिए बुला नहीं रही है। कसूर किसका है भाई? ये लोग तो एसी में बैठे हैं, ये तो गरम वाले एसीओ में बैठे हैं, ये तो मौसम चेंज कर लेते हैं। हम मौसम थोड़ी चेंज कर रहे हैं यहाँ पर। इस ठंड में 29 दिन से किसान इनके इंतजार में बैठा है कि कब सरकार हमें बुलाएगी या हमारे पार पर आएगी, यानी कि रोड पर जब हम जहाँ बैठे वहाँ आएगी। हम तो इनके लिए तैयार है वार्ता के लिए। विजय जी, मैं चाहूंगा कि चूंकि आज इंडिया न्यूज हरियाणा के माध्यम से भी आप जरा बताएं कि दिक्कत कौन कौन सी चीजों को लेकर के सबसे ज्यादा है, क्योंकि बार बार यही पॉइंट उठते हैं कि आप ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस चीजों पर ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है ना। और कानून वापस क्यों लिया जाना चाहिए, क्या पूरा कानून खराब आपको नजर आ रहा है, तो क्या क्या दिक्कतें हैं वो भी तो पूछा जाएगा ना। तालान जी, ये कहते हैं कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं, लेकिन अध्यादेश जो आए हैं इन्हें वापस नहीं लेंगे। फिर किस तरह की वार्ता करना चाहते हैं? जो चीज इन्होंने बना दी उसे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, फिर वार्ता किस चीज की करना चाहते हैं ये हमसे? भाई हमें जो दर्द है, जो पीड़ा है, जो एक कष्ट है, हम कह रहे हैं कि भाई ये हमारे लिए खतरनाक है, किस के लिए आने वाली पीढ़ियों को बर्बादी के कगार पर ले जाएगा, ये फिर उसको पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। फिर वार्ता किस चीज की करना चाहते हैं? आओ बात करो, हमसे कहते हैं कि आओ बात करो, पर लेकिन इसकी बात मत करो। क्या चाहते सवाल किसकी बात करें इनसे हम? नहीं ठीक है तालान जी, देखिए ये बात तो मैं समझ गया, लेकिन यही तो पूछ रहा हूँ ना कि कैसे, मतलब कैसे नुकसान होगा आप लोगों को। एक एमएसपी को लेकर के, एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के, और कुछ और विषय भी थे जिसको लेकर के मोटा मोटी आप लोगों को ऐतराज था, लेकिन उसको तो सरकार एड्रेस करने के लिए तैयार है। फिर ये सारा कानून वापस लेने की बात कहां से आई? हमसे जब बात होती है तो कहते हैं कि अध्यादेश वापस नहीं लेंगे, बातें करिए। फिर हमें समझाना जो चाहते हैं हम समझना नहीं चाहते, और जो समझे हुए हैं हम उसे हम अपने दिमाग से निकालना नहीं चाहते। जिस तरह से इन्होंने एक जो एमएसपी है उसे अध्यादेश में जोड़ने की बात नहीं करते, उसे लागू करने की बात नहीं करते। ये कहते हैं कि जैसे है, जैसे थी वैसे ही रहेगी, और जैसे थी और जैसे है ऐसे ही रहेगी। तो उससे ये अध्यादेश
किस लिए आ गए थे। और अभी जो कृषि मंत्री जी को, माननीय कृषि मंत्री जी को मैं सुन रहा था, बड़े गौर से मैंने सुना, सुन रहा हूँ, उन्होंने जो कहा कि जिस तरह की भाषा उनकी थी कि कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में ये सारी बातें थी, भाई इन्होंने क्यों चुरा लिया उनके अध्यादेश की घोषणा पत्र की बात जो थी, इन्होंने अपने अध्यादेश में क्यों ले आए। अगर कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र इतना ही अच्छा होता तो भारत सरकार कांग्रेस की रही होती, ये भाजपा की थोड़ी रही होती। ठीक है, चलिए तालान जी, अब आपकी इस बात का जवाब ले लेता हूं। प्रवीण जी हमारे साथ चूंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, प्रवीण जी जवाब दीजिए। देखिए, पहली बात तो यह है तालान साहब कि कांग्रेस ने भी इन सुधारों का अपने घोषणा पत्र में वायदा किया था और हम भी लगातार कृषि सुधारों की बात कर रहे थे, तो किसान ने हमारी बात का विश्वास किया। 2019 में जो वोट हमें मिला तालान साहब, किसानों का वोट 2014 के बनिस्बत 2019 में 8% बढ़ के मिला था। और ये कानून देश की चुनी हुई सरकार ने बनाए हैं, जो लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई है, जिसको वही तो गुमान है वोट के, अरे 2 मिनट बीच में मत बोलो, 2 मिनट बीच में मत बोलो, जिसको टोटल पोलिंग वोट के 69% मतदाताओं ने वोट किया था। आप खुद बार बार मैंने आपके नेताओं के मुंह से सुना है, राकेश टिकैत इन सुधारों की तारीफ कर रहे थे जब ये सुधार लागू हुए। उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने अपने पिता की आत्मा की शांति की बात की इन सुधारों के लागू होने से। बाद में वही राकेश टिकैत विरोध में आके बैठ गए। दूसरी बड़ी बात, आपके नेता हमेशा कहते हैं कि पूरे देश में 507 किसान संगठन है। साहब, 507 किसान संगठनों में से 40 किसान संगठन कहते हैं जी हमें इनके प्रावधानों पे आशंका है। बाकी जो 450 किसान संगठन है वो हक में खड़े हैं। अब वो 450 की सुने या आपकी 40 की सुने, पहली बात। और जो आप 40 संगठनों ने ऐतराज बताए हैं, सरकार वार्ता करके उन ऐतराजों पे को दुरुस्त करने के लिए तैयार है। आप ही के नेताओं ने 5 तारीख की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को माना भी था, उसके बावजूद आप एडामेंट क्यों है? तो ये कई सवाल हैं। और जो आपसे सवाल कौशिक साहब ने पूछा था, मैं पूछ लेता हूं कि एक बिंदु ऐसा बताइए कि साहब इस पे हमें इतराज है इसलिए खतरनाक है। सरकार ने जब आपसे वार्ता की, आपने आशंका प्रकट की, सरकार ने कहा कि ठीक है आपकी आशंका को दूर कर देते हैं, तो फिर ये एडामेंट होने का कारण क्या है? अब आयुष बात में करूंगा आईएनएलडी और कांग्रेस के प्रवक्ता की। मुझे तो हैरानी होती है, आईएनएलडी के प्रवक्ता सुनते रहे कांग्रेस की, लेकिन इनका जो दिमाग है विरोध के मामले में इतना खराब हो गया। अरे वो आईएमटी मानेसर का नाम अपने ऊपर चिपका रहे थे, कांग्रेस ने बनाया, कांग्रेस ने बनाया। कम से कम उसका तो बता देते कि वो उन्होंने नहीं बनाया था, चौटाला साहब ने बनाया था। लेकिन विरोध में आप अंधे हैं, आप सुनी नहीं रहे इस बात को। अब बात करता हूं, इन्होंने क्या कहा आईएनएलडी के प्रवक्ता ने कि सरकार किसानों का लोन माफ करके उनका फायदा कर सकती है। यही वो मानसिकता है। लोन जो आप बार बार दावा करते रहे, चौधरी देवीलाल ने हरियाणा किसानों का लोन माफ कर दिया, उधर कांग्रेस भी दावा करती रही कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लोन माफ कर दिया। उसके बावजूद किसान लोन में क्यों फंसा हुआ है? इसके ऊपर कभी सोचा? हम चाहते हैं कि किसान इतना मजबूत हो, इतना सशक्त हो कि इस लोन के चक्रव्यूह से बाहर निकले, लेकिन आप लोग नहीं चाहते, क्योंकि आपकी आदत है हर बार उससे वायदा करो कि तेरा लोन माफ कर देंगे और उसका वोट ले लो, लेकिन देना उसको कुछ है नहीं, सशक्त उसको करना नहीं है, आर्थिक रूप से मजबूत करना नहीं है। ये आपकी राजनीति है, जिस वजह से आज आप किसान हितैषी होने का ढोंग कर रहे हो। और ये कांग्रेस के प्रवक्ता क्या करेंगे कि कौन सी खाद फैक्ट्री बनाई? कांग्रेस ने 5 खाद फैक्ट्रियां बंद कर दी थी, जिनको दोबारा मोदी जी ने चालू किया है। चाहे तो मैं नाम बता सकता हूं अगर कांग्रेस के प्रवक्ता जानना चाहे। इन्होंने बंद कर दी थी वो, और ये कहते हमने थर्मल बनाए। अरे साहब, आपने यमुनानगर थर्मल प्लांट के अंदर आऊंगा, ओंकार जी आऊंगा, आपको मैं समय दूंगा, जवाब दीजिएगा। पूछ लीजिए। मैं एक बात सुनिए, बाद में पूछ लीजिएगा। मैं ये कहता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता दावा करते कि हमने थर्मल बनाए। यमुनानगर थर्मल प्लांट के अंदर आपने 350 करोड़ रुपया रिलायंस कंपनी की जेब में डाल दिया। थर्मल आज भी ढंग से काम नहीं करता। रिश्वत कमीशन खोरी के चक्कर में उसके एमओयू की शर्तें बदल दी, सब स्टैंडर्ड मशीनरी लगवा दी वहां आपने, और दावा कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे थर्मल बना दिए हैं। मेरे को केवल एक कांग्रेस के प्रवक्ता से जवाब चाहिए, जब आप सत्ता में थे, आप मुझे केवल इतना बता दीजिए कि आपने 10 साल के यूपीए शासन में कितने दलहन खरीदे देश के किसान का, ये बता दीजिए एक बार। चलिए ठीक है, आपको जान के हैरानी होगी। अब मैं जवाब ले लेता हूं क्योंकि समय फिर थोड़ा सा कम पड़ जाएगा। एक क्वेश्चन आयुष जी, एक क्वेश्चन। नहीं ठीक है ओंकार जी, मैं आऊंगा। बाल मुकुंद जी से मैं शुरू करता हूं, मैं आपके पास ही आऊंगा। बाल मुकुंद जी जवाब दीजिए, प्रवीण जी ने जो बात कही। कितना दलहन खरीदा था आपने 10 साल में किसान का? अगर फेडर प्लांट में कोई कमी है तो ये जांच करवाएं। मैंने ये पूछा था, इन्होंने कोई प्लांट नहीं लगाया। अरे कई बार जांच हो चुकी है, इसीलिए बोल रहा हूँ ये बात। आप ये बताएं कितना दलहन खरीदा था आपने किसान का 10 साल में, ये बता दीजिए। ठीक है अत्रे साहब, आप सुनेंगे, अब बाल मुकुंद जी को सुन लेते हैं। बाल मुकुंद जी। सर, ये देश पर बात करिएगा, ये थर्मल पावर और दलहन पर करके इस पर करिएगा। मेरे हाथ में एक पेंसिल है, इसका भी रेट फिक्स है।
आपका टीवी चैनल हम देखते हैं चाहे 1 रुपया रोज का है या 2 रुपये रोज, सब चैनलों का रेट फिक्स है। शराब की बोतल का भी रेट फिक्स है। किसान की पैदावार का रेट क्यों नहीं फिक्स हो सकता? क्यों नहीं एमएसपी हो सकता? आप मुझे विशेषज्ञ भी बीच में कह रहे थे बड़े अच्छे सुधार कर दिए। क्या आप एक किसान, आयुष मेरे सवाल का जवाब ले लीजिए इनसे। जब शराब की बोतल का रेट फिक्स है तो किसान की गेहूं का, दलहन का, उड़द का, उसके 27 या 30 तरह। बिल्कुल सही बात है बाल मुकुंद जी, लेकिन ये तो आप लोग भी कर सकते थे ना, लेकिन आप लोगों ने भी एमएसपी फिक्स तो नहीं किया किसानों के लिए। ये बताइए, ये एमएसपी लागू किसने किया? देखिए क्या होता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी। देश में आजादी से लेकर आज तक जैसे हरित क्रांति आई, फिर सफेद क्रांति आई और इस तरीके से आगे बढ़े देश। कमियां भी नहीं होंगी और समय के अनुसार मांग बढ़ती रहती है। आज तो लोग सत्ता में, सवाल उनसे पूछा जाएगा। हमने इस देश की नाव को हम यहाँ तक लेके आए, इसको इन्होंने आगे चलाना है, ना कि वापिस लेके जाना है। ये नहीं बाल मुकुंद जी, देखिए इसीलिए सवाल उठ रहा है ना, चूंकि अब आप चूंकि सत्ता में नहीं है इसलिए आप कह रहे हैं कि एमएसपी फिक्स हो जानी चाहिए, लेकिन जब थे तब आप लोग भी कर सकते थे ना, अगर किसान का हित चाहते थे। ये तो बहुत कॉमन सी चीज थी। जब आप कह रहे हैं कि आप एमएसपी लेकर के आए तो उसको फिक्स भी कर जाते, कानूनी अधिकार बना जाते, ये पूरी लड़ाई ही खत्म हो जाती। तो जिम्मेदार तो बराबर से आप भी होंगे। ठीक है, अब सत्ता इनकी है तो सवाल तो इनसे है। ओंकार जी, आप क्या पूछना चाह रहे थे? आयुष जी, जनधन योजना लेकर के हमने खाते खोल दिए, वो जनधन के लिए। ठीक है बाल मुकुंद जी, अब ओंकार जी को सुन लेते हैं। बाल मुकुंद जी, ठीक है। आयुष जी, मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई परवीन अत्री आंकड़े बोल बोल के जनता का पेट नहीं भर सकते। इनको आंकड़े रट के आते हैं, झूठ की। और दूसरा, ये जो आज चौधरी देवीलाल की नीतियों का और इनेलो की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, सत्ता के लालच में, ये तो बीजेपी का जिन घुस गया। मैंने कब विरोध किया? मैंने तो एक फैक्ट बताया कि आप दावा करते हो कि हमने लोन माफ कर दिए थे। तो ये बताओ कि किसान दोबारा लोन के चक्रव्यूह में कैसे फंसा? दोबारा किसान इस चक्रव्यूह में कैसे फंस गया? मैं ये जानना चाहता हूँ। सुन लीजिए, आज से 1.5-2 साल पहले आप इनेलो में थे, तब तो आप गुण गा रहे थे। आज अरे मैं वही तो सवाल पूछ रहा हूँ भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि आप कहते हैं हमने लोन माफ कर दिया, फिर किसान दोबारा लोन के चक्रव्यूह में क्यों फंस गया? कांग्रेस भी कहती है कि हमने लोन माफ कर दिया था, लेकिन वो किसान फिर भी। ठीक है, अत्र साहब सुनेंगे भाई, ओंकार जी को सुन लेते हैं। ओंकार जी ने बड़े धैर्यपूर्वक आपकी बात को सुना है। ओंकार जी बात रखें। ये बात बताओ क्यों फंसा फिर चक्रव्यूह में? कैसे फंसा लोन के चक्रव्यूह में जब आपने माफी कर दिया था? ठीक है, ओंकार जी जवाब देंगे इसका। ओंकार जी जवाब दीजिए। नहीं है। हेलो, चलिए ओंकार जी, आपकी आवाज मुझ तक स्पष्ट नहीं आ रही, कुछ तकनीकी समस्या में दोबारा से आपके पास आऊंगा। विजय तालान जी का मैं रुख कर लेता हूं। विजय तालान जी, हल निकलेगा कैसे? क्या आप लोग इसी मांग पर अड़े रहेंगे कि जब तक वापस नहीं होगा तब तक कोई बातचीत या किसी से कोई रास्ता नहीं निकलना है? अगर संशोधन के लिए तैयार है सरकार तो आप लोग मानेंगे इस बात को? संशोधन की बात तो है ही नहीं। संशोधन जब तक किसान जब तक बैठा है ना, जब तक उसकी मांगे पूरी नहीं होंगी, जो किसान की डिमांड है वो तब तक बैठा रहेगा किसान जब तक अध्यादेश कार्य वापस नहीं दिए जाएंगे। ये अगर सरकार की जिद ये है कि हम वापस नहीं लेंगे तो हम वापस देंगे नहीं, वापस जाएंगे नहीं। और जिस तरह की ये आपस में उलझ के कर जाते हैं, कांग्रेस ने भी नहीं किया, भाजपा ही उलझ रही है। नहीं तालान साहब, देखिए भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता, इसीलिए सवाल मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूं क्योंकि सबकी निगाहें लगी हुई हैं। एक पत्र फिर से भेजा गया है आप लोगों को। क्या ये स्टैंड आप लोगों का बिल्कुल क्लियर है कि जब तक कानून वापस नहीं है तब तक आप लोग नहीं हटने वाले? तो फिर तो वार्ता का कोई मकसद रह नहीं जाता है, ना सरकार की तरफ से लिखी गई इस पत्र का या चिट्ठी का। तालान जी, 30 दिन हो गए, 29 महीने भी हो गए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। सरकार अगर चलिए विजय तालान जी, आपकी भी आवाज मुझ तक स्पष्ट नहीं पहुंच रही है। मैं वीके जी का रुख कर लेता हूं। वीके कौशिक जी, मुझे ये बताइए, क्योंकि अगर ये स्टैंड रहे किसान संगठन का कि अगर आप इसको वापस नहीं लेंगे तो फिर हम नहीं हटने वाले हैं, तो ऐसे तो क्या कोई रास्ता निकलता हुआ आपको नजर आ रहा है? सरकार भले कितने पत्र लिखती रहे, क्योंकि इनका तो स्टैंड क्लियर हो गया ना यहाँ पर। नहीं, देखिए इसमें तो कोई दम की बात नहीं है कि किसान अड़े रहे अपनी बात पे और यहाँ से बातचीत की टेबल पे न आए। मैं आर्थिक बिंदु से, किसानों से, भाइयों से, जनता से एक चीज मैं बहुत ही क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए आज तक भारत के इतिहास में कर्ज माफी और एमएसपी, इन दोनों के अलावा भारतीय किसान ने और तीसरी कोई चीज देखी नहीं है। तो कृषि क्षेत्र में कोई बहुत रेवोल्यूशनरी, कोई क्रांतिकारी सुधार कुछ हुआ नहीं है।
और आज जब ये आई है सरकार, कुछ ऐसे बिल लेकर आई है कि भाई जिससे किसानों की उसमें पोजीशन में, उनकी दशा में कोई बहुत ज्यादा सुधार हो सकता है, तो अब ये किसान अपना खुद ही नुकसान करने के लिए आके यहाँ पे बैठ गए हैं। ये तो कोई अच्छी बात नहीं है और नहीं से हल निकलने वाला। कर्ज माफी होती रही है भाई, 70 साल से हो रही है, आपको उसका कोई बेनिफिट हुआ तो बताइए। और एक बात बता दूं, एक बात सुनिए, एमएसपी में क्या चीज है? एमएसपी में सरकार आपसे महंगा लेती है और 700 रुपए कम में फिर वापिस मंडियों को ही बेच देती है। आपको इस बात का पता होना चाहिए। तो उसका भी वजन जो है, उसका जो भार है, वो देश की दूसरी जनता वहन करती है। ठीक है, किसानों का फायदा हो रहा है, किसानों का भला हो रहा है, होना चाहिए, लेकिन देश की दूसरी जनता किसानों के भले के लिए वो ले रही है, उस बर्डन को अपने ऊपर ले रही है। किसान एमएसपी 2170 रुपए है किसी की जींस की, और सरकार 1500 रुपए में फिर वापस मंडी में जाता है, वो आड़ती लेता है उसको। तो आप ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। आप कोई ऐसा कोई सोल्यूशन बताइए देश की जनता का, पूरी जनता का, किसान का, देश की दूसरी जनता का भी भला हो सके। कोई ऐसा तो कोई है नहीं ना अपने पास में। तो इसका एक ही तरीका सर, उसका एक ही तरीका है कि इसको उद्योग से जोड़ना पड़ेगा। उद्योग से जोड़ने के लिए इसका एमएसपी वगैरह है, ये एमएसपी ऑटोमेटिक। वीके कौशिक जी, जोड़ने से पहले मुझे लगता है समझाना भी जरूरी होगा, क्योंकि जब तक किसान समझेगा नहीं और जब तक किसान को सही तरीके से बताया नहीं जाएगा, तब तक किसान के पास भी ऑप्शन क्या है ना, सवाल तो ये भी है। ओंकार जी बहुत जल्दी से अपनी बात को रखिए, मैं प्रवीण जी आपके पास फिर आ रहा हूँ। ओंकार जी, सरकार बुला रही है, आयुष जी, मैं क्वेश्चन कौशिक जी से पूछना चाहता हूँ। चलिए वीके कौशिक जी, देखिए अब समय नहीं है मेरे पास। ओंकार जी बहुत जल्दी से। कौशिक जी से मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ये आप अर्थशास्त्री हैं, आप मेरे को एक लाभ बता दीजिए। आप कृषि बिलों का बहुत हिमायत कर रहे हो, आप सरकार का जिन घुसा हुआ कहीं ना कहीं बीजेपी का आप में, आप मेरे को एक लाभ तो बता दीजिए जो किसान के फायदे में हो। तीनों में एक लाभ बताइए आप, सिर्फ एक। ओंकार, मैं आपको कई बता सकता हूँ, एक नहीं, सिर्फ एक। ठीक है, जल्दी से वीके कौशिक जी भाई जल्दी से जवाब दीजिए। ठीक है ओंकार जी सुनिए, आपने एक पूछा, वो कह रहे हैं कई बताएंगे। ठीक है, अब सुन लीजिए। फार्मिंग का बता रहे आप, लगता कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आप डरे हुए हो कि किसान का उसका उद्योगपति कब्जा हो जाएगा। अरे कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कब्जा हो सके, किसान जब मर्जी उसको टर्मिनेट कर सकता है। आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का फायदा बताइए, एक फायदा बताइए। मैं बता तो रहा हूँ, उसका फायदा तो बता रहा हूँ, आप बताइए तब ना। किसान जब जाकर के, उद्योगपति जब जाकर के वो किसान की फसल वो एमएसपी से भी ज्यादा पे लेने के लिए तैयार है, उसका सारा का सारा फार्मिंग का फायदा बताइए। आप जाइए ना, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का फायदा बताइए आप। चलिए ठीक है प्रवीण जी बहुत जल्दी से फाइनल कमेंट में चर्चा समाप्त करूंगा। ठीक है वीके कौशिक जी, देखिए जिसको जो समझना है वो समझ सकता है, सब लोग अपनी अपनी तरीके से इसको इंटरप्रिटेट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं इसमें नहीं पढ़ूंगा। प्रवीण जी ठीक है, वीके कौशिक जी देखिए आपकी बात को समझ लिया मैंने। ठीक है, मैं बताता हूँ, एक मिनट प्रवीण जी बहुत जल्दी से समाप्त करूंगा मैं अब। देखिए ऐसा है आयुष, मैंने कल भी परसों भी चर्चा में जिक्र किया था, बिहार के समस्तीपुर के किसान का नाम लेके जिसकी गोभी स्थानीय मंडी में मात्र 1 रुपया किलो बिक रही थी, लेकिन इन कानूनों की वजह से दिल्ली की मंडी में वो 10 रुपए किलो बिकी और ट्रांसपोर्टेशन अलग मिला। एक मैंने महाराष्ट्र के किसान का जिक्र किया था, मंडी में मटर 6 रुपए किलो बिक रहा था, मंडी के बाहर उसका 20 रुपए किलो बिका। और अब मैं आता हूँ पंजाब में जहूरा के अंदर जो पेप्सी का प्लांट लगा है, 25,000 किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं उस प्लांट के साथ, और उनसे जाके पूछ लीजिए उनको क्या फायदा है। सवाल यहाँ पे क्या है कि आपके लिए जो ये एक ऑप्शन लेके आया गया किसानों के लिए, ये इसके थोपा नहीं गया। अगर आप चाहो पुरानी व्यवस्था पे खेती करो, मंडी में जाके बेचो, और अगर चाहो तो आप नई व्यवस्था को अडॉप्ट कर लो, मंडी के बाहर बेच लो, कॉन्ट्रैक्ट पे देना चाहो कॉन्ट्रैक्ट पे दो, नहीं देना चाहो तो नहीं दो। तो ये थोपा नहीं गया। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, केवल किसान को झूठ बोल के, बरगला के, डर पैदा करके, जैसे कोशिश जिक्र कर रहे थे कि जमीन चली जाएगी, ये डर पैदा किया जा रहा है किसान के अंदर, जबकि कानूनों में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। कानून के हिसाब से किसान की जमीन को कोई छू भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी डर पैदा करने की कोशिश हो रही है। अब बात करता हूँ, ऐसा इन्होंने हमसे सवाल पूछा था, अरे रुकिए उन्होंने पूछा कि आपने किसान के लिए क्या किया, जिस बात का जिक्र या कोशिश भी कर रहे थे हरियाणा प्रदेश की सरकार ने किसान का बाजरा। चलिए ठीक है, अब इसी के साथ ये चर्चा मुझे यही समाप्त करनी होगी। प्रवीण जी, मेरे पास समय नहीं, आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, चर्चा का हिस्सा बने। सवाल वही आज भी महत्वपूर्ण बरकरार है, क्योंकि एक चिट्ठी फिर से लिखी
गई है कृषि मंत्री की तरफ से और अब देखना यह है कि अब किसान इस पर अपना जो रुख है वो किस तरीके से स्पष्ट करते हैं और सवाल महत्वपूर्ण ये कि क्या वार्ता से इसका समाधान निकलेगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।